हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैक्सिमम तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को जमकर कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए प्रैक्टिस नंबर 13 करने जा रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भोजन आवृत्ति प्रश्नावली भोजन और दीर्घकालिक रोगों से इसके संबंध के मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। ए है महामारी विधि, बी है प्रायोगिक, सी है मद सूची, डी है डाटाबेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी प्रायोगिक। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जैम बनाने में निम्नलिखित का अनुपात महत्वपूर्ण है। ए है चीनी और पैक्टिन का, बी है जल और पैक्टिन का, सी है फल और पैक्टिन का, डी है चीनी और जल का। तो जैम बनाने में किसका अनुपात महत्वपूर्ण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा चीनी और पैक्टिन का अनुपात महत्वपूर्ण होता है। अगर दोस्तों फल के रस में क्या होता है, पैक्टिन कम होता है, तो जो है प्रति एक केजी चीनी में जो है 10 mg जो है पैक्टिन जो है बाहर से घोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर जो है फल के रस में क्या है, पैक्टिन की कमी है, तो बाहर से जो है प्रति 1 केजी चीनी में जो है 10 mg जो है पैक्टिन बाहर से घोला जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंकुरण के समय जो एंजाइम सक्रिय होता है वह होता है कौन सा? ए है पेपिन, बी है ब्रोमोलिन, सी अमाइलेज, डी है रेनिन। तो अंकुरण के समय कौन सा एंजाइम दोस्तों सक्रिय होता है? तो वो होता है एमाइलेज। और इसके साथ और कौन कौन से एंजाइम होते हैं? तो एमाइलेज होता है और जो है प्रोटीज होता है, साइटेज होता है और फाइटेज एंजाइम जो है सक्रिय होते हैं। प्रोटीज, साइटेज, फाइटेज और एमाइलेज। और कौन से विटामिन जो है, इसमें विटामिन की वृद्धि होती है अंकुरण में जब किया जाता है, तो विटामिन B1 की, B2 की, B3 की और विटामिन सी की जो है वृद्धि होती है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन या निकोटिनिक अम्ल और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यौनावस्था की बाधा में शामिल है। ए है स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना, बी है मनोवैज्ञानिक बाधा, सी है शारीरिक बाधा, डी है उपयुक्त सभी। तो कौन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सरसों के तेल में अर्जिमोन तेल द्वारा मिलावट को किस परीक्षण के द्वारा जांचा जा सकता है? ए है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर, बी है साइट्रिक अम्ल मिलाकर, सी है एसिटिक अम्ल मिलाकर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सरसों के तेल में अर्जिनिन का तेल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, इसका हमें पता लगाने के लिए दोस्तों कौन सा परीक्षण करना चाहिए? तो वो होता है नाइट्रिक अम्ल मिलाकर। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल मिलाकर जो है इसकी जाँच करनी चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है, भोजन पकाने की इस विधि में नमी और ताप आवश्यक है। ए है ग्रिलिंग, बी है बेकिंग, सी है पोचिंग, डी है सभी विकल्प गलत है। तो भोजन पकाने की किस विधि में नमी और ताप दोनों आवश्यक होते हैं दोस्तों? तो वो होता है पोचिंग विधि। पोचिंग विधि में क्या होता है, अंडे और मांस को जो है पोच किया जाता है। जैसे क्या होता है, एक पोचर होता है जिसमें हम अंडे को बॉईल करते हैं, कुछ इस प्रकार का होता है बॉईल करने के लिए। इसमें क्या होता है, खाने बने होते हैं, ऐसे अंडे को रखने के लिए खाने बने होते हैं और इसके ऊपर से एक ढक्कन होता है और इसमें क्या तार लगे होते हैं, यहाँ पे प्लग हो गया और नीचे क्या है, जल भरने के लिए रहता है उसमें। ठीक है दोस्तों, अब जो है जब इसे प्लग को कनेक्शन जो है जब ऑन कर दिया जाता है तो यहाँ पे ये क्या है, अंडा जो है पोच होने लगता है, बॉईल कर दिया जाता है इसके माध्यम से। तो ये विधि क्या कहलाती है? पोचिंग विधि। इसमें क्या है, जल और ताप दोनों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए क्या है, पोचिंग विधि है। और ग्रिलिंग क्या होता है? तो ग्रिलिंग विधि में जो है, ग्रिलिंग विधि में दोस्तों इस तरह जो है वो जालीदार होता है, जाली होता है। इसमें क्या होता है, इसके ऊपर जो है मांस को या फिर डबल रोटी कुछ भी जो है पकाने के लिए इसमें ऊपर रख दिया जाता है। तो ये विधि क्या कहलाती है? ग्रिलिंग विधि कहलाती है। बेकिंग क्या होता है? ओवन। बेकिंग में ओवन में क्या है, कोई चीज़ हम बेक करने के लिए रख देते हैं, तो क्या है, बेकिंग विधि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है,
प्रेशर कुकर में भोजन निम्न तापक्रम पर पकता है। ए है 127 डिग्री सेल्सियस पर, बी है 125 डिग्री सेल्सियस पर, सी है 121 डिग्री सेल्सियस पर, डी है 105 डिग्री सेल्सियस पर। तो कितने डिग्री सेल्सियस पर दोस्तों प्रेशर कुकर में भोजन पकता है? तो वो होता है 121 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, जे.बी. वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। ए है मानसिक अवस्था का, बी है व्यवहार का, सी है चेतना का, डी है मन का। तो वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन होता है दोस्तों? तो व्यवहार का अध्ययन होता है। वॉटसन का एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों, इनके अनुसार व्यवहार का अध्ययन होता है मनोविज्ञान। और भी कौन है व्यवहारवादी, जो जिनका मानना है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, तो वो है वुडवर्थ है और एक कौन है? स्किनर। इनका भी मानना है कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। चेतना किसका मानना है कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? तो वो है विलियम वुंड का मानना है। और मन किसने माना है मनोविज्ञान को, मन का विज्ञान? तो वो है पोम्पोनॉजी थॉमस रीड है। पोम्पोनॉजी थॉमस रीड का मानना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, दाल में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है? ए है लाइसिन, बी है मिथियोनिन, सी है ल्यूसिन, डी है आइसोल्यूसिन। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जो है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो है 10 अमीनो एसिड जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए, 10 जो होते हैं वो अनावश्यक होते हैं। 10 जो होते हैं पूरे 20 होते हैं, 20 में से 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। 10 जो होते हैं वो हमारे शरीर में स्वतः बनते हैं, इसलिए उसको अनावश्यक कहते हैं। और 10 जो होते हैं वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आवश्यक कहते हैं। और मैंने इसके ट्रिक भी बताए थे 10 के नाम याद करने के। PTV में हिल के, तो आ से क्या हो जाएगा? आइसोल्यूसिन, और एक अर्जिनिन हो जाएगा, पी से फिनालानिन हो जाएगा, टी से थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफन हो जाएगा, वी से वैलिन हो जाएगा, एम से मिथियोनिन हो जाएगा, ही से हिस्टिडीन, ल से जो है ल्यूसिन हो जाएगा और एक लाइसिन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ल्यूसिन और लाइसिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है? दाल में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो वो हो जाता है मिथियोनिन नहीं पाया जाता। दाल किस में आता है? तो प्रोटीन के बारे में भी मैंने बताया था कि प्रोटीन का 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक गुणवत्ता के आधार पर, एक प्राप्ति के आधार पर, और तीसरा जो है भौतिक गुण के आधार पर या घुलनशीलता के आधार पर। तो जो क्या कहते हैं, और जो प्राप्त गुणवत्ता के आधार पर है तो उनमें क्या होता है? एक पूर्ण प्रोटीन होती है, एक आंशिक पूर्ण प्रोटीन होती है और एक पूर्ण प्रोटीन अपूर्ण प्रोटीन होती है। पूर्ण, आंशिक पूर्ण और अपूर्ण होती है। पूर्ण प्रोटीन जो जंतु जगत से प्राप्त किए जाते हैं वो पूर्ण प्रोटीन होती है, और आंशिक पूर्ण जो है जो वनस्पति जगत से प्राप्त की जाती है, और जो अपूर्ण होती है वो जो है साग सब्जियों से, हरी सब्जियों से प्राप्त की जाती है। अपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें किसी प्रकार का एमिनो एसिड नहीं होता। जो आंशिक पूर्ण प्रोटीन होते हैं इसमें कुछ ही एमिनो एसिड होते हैं, पूरे नहीं होते हैं। और पूर्ण जो होते हैं इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। तो दाल क्या है? दाल वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, तो इसलिए क्या है? ये आंशिक पूर्ण प्रोटीन में आता है, इसमें कुछ ही एमिनो एसिड अम्ल पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मिथियोनिन यहाँ पे नहीं पाया जाता। और इसके साथ कौन सा नहीं पाया जाता? तो ट्रिप्टोफन नहीं पाया जाता है। ट्रिप्टोफन नहीं पाया जाता है। मिथियोनिन और ट्रिप्टोफन जो है एमिनो एसिड जो है दाल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर मिथियोनिन हो जाए। और ये सभी क्या है? ये सभी इसेंशियल जो है एमिनो एसिड होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मुख दंशन की अवस्था होती है। ए है 8 से 18 माह, बी है 0 से 8 माह, सी है 10 से 15 माह, डी है 12 से 24 माह। तो मुख दंशन की अवस्था कब होती है दोस्तों? तो वो होती है 8 से 18 माह की अवस्था, मुख दंशन की अवस्था होती है। मुख दंशन किसे कहते हैं? तो मुख दंशन क्या होता है? जब बालक क्या करता है, कोई भी खाने वाली वस्तु जो होती है उसको मुंह में डाल के या तो काटता है या फिर चूसने लगता है, तो क्या है? अपनी इच्छाओं के अंदर की इच्छाओं को वो प्रकट करता है। ठीक है, तो उसे मुख दंशन कहलाता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? ए है ट्रिप्टोफन, बी है लाइसिन, सी है अर्जिनिन, डी है सीरीन। तो किसमें जो है
धनी होता है दुग्ध प्रोटीन दोस्तों किस अमीनो एसिड में, तो वो होता है लाइसिन में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वे समाजशास्त्री जिन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ए है एम.एन. श्रीनिवास, बी है ई.टी. टायलर, सी है वेबर, डी है ओ. स्पेंगलर। तो किन्होंने विश्व की 8 संस्कृतियों का अध्ययन किया है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत बताया है, तो डी हो जाएगा, स्पेंगलर ने किया है। और इनकी पुस्तक का नाम अब आप बता दीजिए, तो क्या है इनकी पुस्तक का नाम दोस्तों, स्पेंगलर की पुस्तक का नाम द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। और इसको कब प्रकाशित किया था इन्होंने, तो 1918 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतःपीढ़ी संघर्ष के कारणों में शामिल है। ए है साध्य और साधन के मध्य असंतुलन, बी है दोषपूर्ण समाजीकरण, सी है पक्षपात की मनोवृत्ति, डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ए है रोजेनस्टीन रोडान ने, बी है रेगनर नरकसे ने, सी है गुरनाल मिर्डाल ने, डी है कोई नहीं। तो किसने दिया था दोस्तों कि एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, तो यह सिद्धांत किसने दिया था, रेगनर नरकसे ने दिया था। इन्होंने गरीबी के दुष्चक्र का सिद्धांत दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। ए है गरीबी कम करके, बी है शिक्षा का स्तर बढ़ाकर, सी है जन्म दर को कम करके, डी है उपयुक्त सभी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण भारत में किस प्रकार किया जा सकता है, गरीबी को कम करके किया जा सकता है, शिक्षा का स्तर बढ़ा करके दोस्तों, और जन्म दर को कम करके। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ एबव यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, सभी आंसर हो जाएंगे, डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देश में पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी। ए है 1975 में, बी है 1976 में, सी है 1960 में, डी है 1950 में। तो कब जनसंख्या देश में जो है पहली बार जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो 1976 में की गई थी। 16 का बी जगह 1976 में की गई थी। और अगर पूछे देश में पहली जो है नई जनसंख्या नीति पहली बार कब आई थी, देश में नई जनसंख्या नीति कब लाई गई, नई जनसंख्या नीति कब लाई गई, तो वो है 15 फरवरी 2000 में। ठीक है दोस्तों, नई जनसंख्या नीति लाई गई थी। अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश में पहली जनसंख्या नीति कब की घोषणा कब की गई थी, तो वो की गई थी 11 जुलाई, उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2000 को। ठीक है दोस्तों, 11 जुलाई 2000 को यूपी में। तो इतना दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग के लिए एक होमवर्क है ये कि आप बताएंगे तो राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग कब बना था। आप लोग के लिए ये होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कब राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पारिस्थितिकी नारीवाद इको फेमिनिस्ट शब्द किसने गढ़ा है। ए है फ्रांकोइस डी एडबोन ने, बी है सिमोन द बुआ ने, सी है मेट विंसलेट ने, डी है मार्गरेट थैचर ने। तो पारिस्थितिकी नारीवाद शब्द किसने गढ़ा था दोस्तों, तो वह आंसर हो जाएगा 70 का ए जाएगा फ्रांकोइस डी एडबोन ने किया था, फ्रांकोइस डी एडबोन ने किया था। अगर पूछे कि फेमिनिज्म शब्द किसने दिया था, केवल फेमिनिज्म, ये क्या है, इको फेमिनिज्म है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और फेमिनिज्म पूछे तो, फेमिनिज्म केवल पूछे तो वो दिया था चार्ल्स फूरियर ने दिया था। किसने दिया था शब्द, फेमिनिस्ट शब्द चार्ल्स फूरियर ने दिया था। कब दिया था चार्ल्स फूरियर ने, तो 1837 में दिया था।
याद रखिएगा, नाम तो जरूर याद रखिएगा कि फेमिनिज्म शब्द किसने दिया था, चार्ल्स फूरियर ने दिया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है? ए है 343 में, बी है 345 में, सी है 349 में, डी है 351 में। तो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा में विकास के लिए निर्देश दिया गया है दोस्तों? तो वो है आर्टिकल 351 है। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 343 में क्या कहा गया है? कहा गया कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी, ये 343 में कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें दोस्तों दिया है अभिकथन और तर्क। अभिकथन कह रहा है कि आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था बहुत से परिवर्तनों से निकली है। तर्क है कि भारतीय युवा पश्चिमी के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों यहाँ पे? आधुनिक भारत में विवाह की सामाजिक संस्था क्या है? बहुत से परिवर्तनों से निकली। तो ये तो सही है कि विवाह सामाजिक संस्था है, अब जो कि बहुत से परिवर्तनों से निकली हुई है, बहुत सारे परिवर्तन के बाद जो है आई है, सामाजिक संस्था बनी। और जो है भारतीय युवा पश्चिम के विचारों से प्रभावित हो रहे हैं। क्या इसका कारण जो है परिवर्तन हुए हैं विवाह में, क्या इसका कारण पश्चिमी विचार ही है कि और भी कारण है? तो केवल पश्चिमी विचार तो होंगे नहीं दोस्तों, केवल पश्चिमी को नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये क्या है? ये नहीं है, आर गलत है, लेकिन ए क्या है? सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही तो दोनों ही है, माना जाएगा, दोनों को ही सही माना जाएगा दोस्तों। ठीक है, सही तो दोनों को ही मानेंगे कि आधुनिक भारत में विवाह की ये भी परिवर्तन ही इसका कारण है, और ये पश्चिमी के विचार से भी तो प्रभावित हुए हैं। तो सही तो दोनों है, लेकिन क्या केवल पश्चिमी से प्रभावित हुए? तो ये सही नहीं। तो यानी कि क्या है, इसकी सही व्याख्या ये नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ए आर आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करें। ए है स्थिर जन्म और मृत्यु दर, बी है बढ़ती हुई जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर, सी है घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, डी है स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए क्या आवश्यक होता है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया का चयन करेंगे इसमें आप? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्थिर जन्म और मृत्यु दर दोनों क्या होंगे? स्थिर, अगर स्थिर जन्म भी होगा और जन्म दर और स्थिर मृत्यु दर दोनों ही स्थिर होंगे तो क्या होंगे? अस्थायी जनसंख्या संरचना होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें क्या है? 21 है दोस्तों, इसमें हमको मिलाना है। ठीक है, मिलाना है इसमें परिवार नियोजन, निरोध, ऋतुस्राव, पोलियो दवा, पोलियो स्त्रियां, गर्भ निरोधक, जन्म नियंत्रण। तो इसमें क्या होगा? परिवार नियोजन किससे संबंधित है? जन्म के नियंत्रण से संबंधित होगा। ऋतुस्राव क्या होगा? स्त्रियों से संबंधित होगा। पोलियो दवा से होगा। गर्भ निरोधक से संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 4 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, हो जाएगा 4 3 2 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए है दलित, बी है बाहरी जाति, सी है अस्पृश्य, डी है निम्न जाति। तो हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है दोस्तों? तो वो है अस्पृश्य। 22 का सी हो जाएगा, अस्पृश्य शब्द का प्रयोग किया गया है। हट्टन कौन थे दोस्तों? तो 1939 की जो जनगणना हुई थी, तो उसमें क्या है? ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, जो है 1931 की जो जनगणना जो इन्हीं की देखरेख में हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया आरक्षण उनके इस संबंध से होता है। ए है सामाजिक पिछड़ापन, बी है आर्थिक पिछड़ापन, सी है निम्न धार्मिक स्तर, डी है जनसंख्या।
तो अनुसूचित जातियों को मुहैया कराया गया जो आरक्षण है, तो उसका संबंध किससे है? तो क्या है वो? आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है दोस्तों। ठीक है, 23 का बी हो जाएगा, आर्थिक पिछड़ापन है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति ने इसे परिभाषित किया है। ए है भ्रष्टाचार को, बी है सांप्रदायिकता को, सी है गरीबी रेखा को, डी है साइबर अपराध को। तो सुरेश तेंदुलकर समिति ने किसे परिभाषित किया है दोस्तों 2009 में? तो वो है गरीबी को। 24 का सी हो जाएगा, गरीबी को। और सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में जानते हैं दोस्तों कि इसको गठन जो है 2005 में किया गया था और इसने गरीबी से संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 2009 में प्रस्तुत की थी। और इनके अनुसार, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत गरीबी थी? तो 21.9% गरीबी जो है भारत में थी। और इनके अनुसार इन्होंने किस आधार पर गरीबी की अवधारणा को प्रस्तुत किया है दोस्तों? तो वो है न्यूनतम उपभोग व्यय विधि के आधार पर। न्यूनतम उपभोग व्यय विधि के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है दोस्तों। और इनके अनुसार जो है ग्रामीण में कितने रुपए दोस्तों? ग्रामीण में अगर पर मंथ देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी के हिसाब से देखते हैं तो ग्रामीण में कहा है इन्होंने कि 816 रुपये पर मंथ और शहरी में 1000 रुपये पर मंथ। ठीक है दोस्तों, 1000 रुपये पर मंथ। और अगर पर डे के हिसाब से देखते हैं तो 27 रुपये पर डे और शहरी में कितने रुपए? 33 रुपये पर डे के हिसाब से जो है। आगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, गरीबी रेखा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में से कौन लिंग समानता से संबंधित है? ए है आर्थिक सशक्तिकरण, बी है समतावादी संबंध, सी है महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वाधीनता, डी है शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच। तो लिंग समानता को से कौन संबंधित है दोस्तों यहाँ पे? तो वो हो जाएगा दोस्तों शक्ति तथा अन्य संसाधनों तक समान पहुंच होनी चाहिए। पुरुषों और महिलाओं दोनों की क्या है? अन्य संसाधनों तक समान पहुंच होगी तो क्या है? लिंग में समानता होगी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें भी दोस्तों अभिकथन और कारण देखना है। भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है। क्योंकि क्या है? भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत की तकनीकी मानव शक्ति में पिछले दशक में बेरोजगारी क्या हुई है? बढ़ी है। ये तो सही है, और क्योंकि भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से है? ए है मॉर्गन का, बी है स्टीवर्ड का, सी है वाइट का, डी है बीरस्टीड का। तो सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकासी सिद्धांत से किसका संबंध है दोस्तों? तो वो है जूलियन स्टीवर्ड का। 27 का बी हो जाएगा, जूलियन स्टीवर्ड का संबंध है। नव उद्विकासी सिद्धांत, ये याद रखिए, जूलियन स्टीवर्ड है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। सामाजिक नियंत्रण सार्वजनिक राय द्वारा भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से साधन सार्वजनिक राय स्थापित करने में सहायक है? ए है प्रेस, बी है रेडियो, सी है इंटरनेट, डी है उपयुक्त सभी। सामाजिक नियंत्रण के सार्वजनिक राय के द्वारा कौन है दोस्तों? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? साधन सार्वजनिक राय स्थापित करते हैं कौन कौन से साधन? तो प्रेस भी करता है, रेडियो भी करता है, इंटरनेट भी करता है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, सभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों, इसको भी क्या करना है? सुमिलित करना है। ए है चेतन, अचेतन, कूले और बर्नार्ड,
बी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम। सी है सकारात्मक और नकारात्मक किम्बाल यंग। डी है संगठित और असंगठित नियंत्रण जो है ई बोगार्डस। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये हमको छांटना है इसमें। तो ये चेतन अचेतन कूले और बर्नार्ड ये सही है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नियंत्रण कार्ल मैनहीम ये भी सही है। सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण जो दिया है ये किम्बाल यंग ने दिया है, ये भी सही है। संगठित और असंगठित नियंत्रण ई बोगार्डस ये नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि संगठित असंगठित और सहज नियंत्रण किसने दिया है, तो वो दिया है गुरविच और मूर ने दिया है। गुरविच और मूर ने दिया है, ठीक है दोस्तों। और एक और है, कौन सा, एक सत्तावादी और लोकतंत्रवादी जो है नियंत्रण, वो किसने दिया है, सत्तावादी और लोकतंत्रात्मक नियंत्रण किसने दिया, तो वो लेपियर ने दिया है। साथ में ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, डी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन में बाधक कारक कौन कौन से हैं। ए है निरक्षरता, बी है रूढ़िवादिता, सी है निहित स्वार्थ, डी है उपयुक्त सभी। तो सामाजिक परिवर्तन में कौन से कारक जो है बाधक है दोस्तों, तो निरक्षरता भी है, रूढ़िवादिता भी है, निहित स्वार्थ भी है। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी, ठीक है दोस्तों, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है। ए है समाज, बी है धर्म, सी है कानून, डी है उक्त तीनों। तो सामाजिक नियंत्रण कौन लागू करता है दोस्तों, तो यहाँ पे सभी करते हैं। समाज भी, धर्म भी, कानून भी, सभी जो है सामाजिक नियंत्रण करते हैं। समाज, कानून और धर्म, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे या भांजी के जीवन में सर्वप्रमुख स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है। ए है मातुल्य, बी है परिहार, सी है अनुनामिता, डी है पितृवेश्य। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ मातुल्य कहलाएगा, ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा मातुल्य। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाता है, यह कथन किसका है। ए है इरावती कर्वे का, बी है टी.एन. मदन का, सी है एल.पी. विद्यार्थी का, डी है आर.एम. मैकाइवर का। तो नातेदारी समाज बनती है और समाज नातेदारी बनाते हैं, ये स्टेटमेंट दोस्तों इरावती कर्वे का है। 33 का ए हो जाएगा, नातेदारी से संबंधित है दोस्तों इरावती कर्वे। ये क्वेश्चन काफ़ी आया है दोस्तों, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। मॉर्गन का नाम जुड़ा है। ए है पितृसत्तात्मक सिद्धांत से, बी है मातृसत्तात्मक सिद्धांत से, सी है आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से, डी है विस्तृत परिवार से। तो किससे संबंधित है मॉर्गन दोस्तों, तो आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से। आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध से जो है मॉर्गन का संबंध है दोस्तों, इसी को ही यौन साम्यवाद भी कहते हैं। ये आदिम मानव स्वच्छंद यौन संबंध क्या है दोस्तों, इसमें क्या है, मानव जो है यौन संबंध बनाने के लिए इसमें फ्री है दोस्तों, किसी से स्वतंत्र है यौन संबंध बनाने के लिए इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसी को यौन साम्यवाद कहा है, किसने, मॉर्गन ने यौन साम्यवाद कहा है, यौन साम्यवाद, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आदिवासी अध्ययन से जुड़ा नहीं है। ए है वर्जीनियस खाका, बी है एस.एल. दोशी, सी है वेरियर एल्विन, डी है एडवर्ड टायलर। तो कौन दोस्तों आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़ा है, तो वो है एडवर्ड टायलर जो है आदिवासी अध्ययन से नहीं जुड़ी है। वर्जीनियस खाका ने किसका अध्ययन किया था, तो छत्तीसगढ़ की उराव जनजाति का इन्होंने अध्ययन किया था। एस.एल. दोशी ने भी आदिवासियों का अध्ययन किया था। वेरियर एल्विन ने बैगा जनजाति का, मुरिया का और सरोवा जनजाति का अध्ययन किया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ एडवर्ड टायलर ने आदिवासी अध्ययन से जुड़े नहीं है, एडवर्ड टायलर, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन प्रदान करता है? कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? वो है आर्टिकल 25 आता है। आर्टिकल 19 किससे संबंधित है? तो वो है स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 19। ठीक है दोस्तों। और आर्टिकल 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या है? 23 में क्या है दोस्तों? बालाश्रम पर क्या है? रोक है, बालाश्रम पर रोक 23। और 29 क्या है दोस्तों? तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संबंध में है दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 29। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 25। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वह अनुसूची तैयार की गई जिसमें भारत के निम्न एवं पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया? ए है 1947 में, बी है 1935 में, सी है 1952 में, डी है 1955 में। तो कौन सा सन है दोस्तों? वो है 1935 है। ठीक है, जिसमें अनुसूची तैयार की गई थी जिसमें भारत की निम्न और पिछड़ी जातियों को सम्मिलित किया गया था। तो कौन सी अनुसूची है? 1935 में तैयार की गई थी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है। अभिकथन और तर्क है दोस्तों। इसमें जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा जो है अविवाहित रह जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में लिंगानुपात निम्न है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे जनगणना अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 1/4 पुरुष और महिलाओं की आबादी का 5वां हिस्सा अविवाहित है। ये भी सही है। भारत में लिंगानुपात निम्न है, कह रहा है कि क्योंकि क्या है? भारत में लिंगानुपात निम्न है, तो क्या है? ये भी सही है दोस्तों। तो यहाँ पे सही तो है, लेकिन इसकी क्या करता है? ये सही व्याख्या नहीं करता है। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब अविवाहित रहने का कारण केवल लिंगानुपात है, और भी कारण हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सही तो दोनों है, लेकिन एक ही व्याख्या सही नहीं करता है। लिंगानुपात कितना है? 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। तो ये क्या है? निम्न है। लिंगानुपात तो निम्न ही है, तो लिंगानुपात निम्न है, ये सही है, लेकिन इसका अविवाहित रहने का कारण ये केवल लिंगानुपात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। हाँ, तो यही आंसर क्या है? बी। ए आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है। समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं? ए है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है, जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है, सी है जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है, डी है जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहेंगे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा? जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होगा तो वो क्या कहलाएगा? समाज की संरचना में गतिशीलता कहलाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 39 का आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, सामाजिक उद्विकास की धारणा प्रत्यक्ष रूप से सिद्धांतों से ली गई है। ए है भूवैज्ञानिक उद्विकास, बी है भौतिक उद्विकास, सी है प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, डी है जीव वैज्ञानिक उद्विकास। तो सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसके सिद्धांत से ली गई है दोस्तों? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा तो वो है जीव वैज्ञानिक उद्विकास से ली गई। और ये इसके कौन है? सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वो है हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो है सामाजिक उद्विकास की अवधारणा विकसित की गई थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। निम्नांकित में से किस समाजशास्त्री ने भावात्मक और चेतनात्मक पदों का प्रयोग सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन की व्याख्या के लिए किया है? तो ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों कई बार बताए हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन किसने प्रस्तुत किया है, बताया था। तो संस्कृति के 3 स्वरूप किसने? आर ए मैकाइवर ने, बी एल डब्ल्यू ग्रीन ने, सी है वी परेटो ने, डी है पी एस सोरोकिन ने। तो संस्कृति के 3 स्वरूप किसने बताया दोस्तों? सोरोकिन ने बताया है। कौन कौन से? इंद्रियपरक और जो है आदर्शात्मक और विचारात्मक। तो वही है भावात्मक और चेतनात्मक, और एक जो है
आदर्शात्मक तरीका सोरोकिन ने प्रस्तुत किया। तो आंसर क्या हो जाएगा डी, P.A. सोरोकिन ने प्रस्तुत की है। इनकी पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? तो सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स है, मिक्स है दोस्तों। मैं बार बार इसलिए बता देती हूँ कि आपके माइंड से जो है ये उतरे नहीं, इसलिए जो है मैं बार बार जो है हर जब भी क्वेश्चन आते हैं तो मैं इसमें जो है बुक्स के नाम आप लोग को बता देती हूँ, रिपीट होते रहेंगे तो आपको क्या है याद रहेंगे। तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, P.S. सोरोकिन। परेटो की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? परेटो की पुस्तक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी जो है परेटो की पुस्तक का नाम दोस्तों माइंड एंड सोसाइटी है। ठीक है दोस्तों, माइंड एंड सोसाइटी है, परेटो की पुस्तक का नाम है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? ए है वायु द्वारा, बी है जल द्वारा, सी है भोजन द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा हैजा फैलता है दोस्तों? तो जल के द्वारा फैलता है। और किस बैक्टीरिया से फैलता है? तो हैजा जो है पहले तो ये याद रखें कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। और किससे होती है? विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से होता है हैजा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? ए है सीसी मक्खी, बी है मादा एनाफ्लिस, सी है साल्मोनेला जीवाणु, डी है इनमें से सभी। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है दोस्तों? तो वह प्रोटोजोआ से होता है। किस प्रोटोजोआ से होता है? तो वो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसका वाहक कौन होता है दोस्तों? तो वह है मादा एनाफ्लीज होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मादा एनाफ्लीज जो है मलेरिया रोग का वाहक होती है। सीसी मक्खी किसका होती है? तो सीसी मक्खी दोस्तों वो होती है निद्रा रोग की। ठीक है दोस्तों, निद्रा की। साल्मोनेला जीवाणु, साल्मोनेला जो है बैक्टीरिया किसका कारण होता है, किस बीमारी का? तो टाइफाइड का होता है। साल्मोनेला जीवाणु जो होता है टाइफाइड का होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है ना टाइफाइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। हिंदू विवाह का उद्देश्य है? ए है धर्म, बी है प्रजा, सी है रति, डी है इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे सभी हो जाएंगे। किसके अनुसार? के.एम. कपाड़िया के अनुसार। धर्म, प्रजा और रति, के.एम. कपाड़िया के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 है दोस्तों। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है? ए हेपेटाइटिस, बी है कैंसर, सी है प्लेग, डी है एड्स। तो HIV का अगर इलाज नहीं हुआ तो क्या हो सकता है दोस्तों? एड्स हो सकता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन डिफिशियंसी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ठीक है दोस्तों, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। और पूछे एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का किस फुल फॉर्म क्या होता है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो इसको भी याद रखिएगा, फुल फॉर्म दोस्तों याद रखिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। E300 का सामान्य नाम बताइए। ए है विटामिन डी, बी है विटामिन सी, सी है विटामिन बी, डी है विटामिन ए। तो E300 किसका सामान्य नाम होता है? E300 का सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों? तो ये पूछ रहा है विटामिन सी का जो है E300 का सामान्य नाम जो है विटामिन सी होता है। ये क्या होता है? E300 क्या है? ये एंटीबॉडी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है।
E300। विटामिन सी इसका E300 का सामान्य नाम विटामिन सी होता है। और कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं? तो विटामिन ए, सी और ई जो है एंटीऑक्सीडेंट में आते हैं। ठीक है दोस्तों, ACE एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है। निम्नलिखित में से किसके कारण एमनियोटिक तरल पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है? ए है लैनिगो, बी है हाइड्रामिनियोसिस, सी है जात विस्टा, डी है भ्रूण कवच। तो किसके कारण एमनियोटिक तरल का पदार्थ का हरे रंग का मलिनीकरण होता है दोस्तों? तो है जात विस्टा। 47 का सी हो जाएगा जात विस्टा। जो बालक पैदा होने के बाद जो दोस्तों जब जन्म होता है उसका पहला मल जो होता है वो क्या है? काले कलर का निकलता है दोस्तों ना, तो वही क्या है? पहला मल जो है मैकोनियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मैकोनियम कहलाता है, मैकोनियम। ये उसी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है। केवल एक स्थिति को छोड़कर बाकी सभी गर्भावस्था की आपात स्थिति में शामिल हैं। ए है अस्थानिक गर्भावस्था, बी है प्लेसेंटा एक्रीटा, सी है प्लेसेंटा प्रीविया, डी है एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे किसको छुड़ा के सभी जो होती है गर्भावस्था की आपात स्थिति कहलाती है, तो वो प्लेसेंटा एक्रीटा को छुड़ाकर सभी जो है अस्थानिक गर्भावस्था, प्लेसेंटा प्रीविया और एक्लेम्शिया सभी जो है गर्भावस्था की आपात स्थितियाँ होती हैं। अस्थानिक गर्भावस्था या एक्टोपिक गर्भावस्था भी इसको कहते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में भ्रूण का विकास होने लगता है तो वो एक्टोपिक गर्भावस्था कहलाता है। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है? प्लेसेंटा जब जो है मायोमेट्रियम से चिपक जाता है तो प्लेसेंटा एक्रीटा कहलाता है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या कहलाता है? तो जब प्लेसेंटा जो है सर्विक्स के द्वार को ढक लेता है तो उसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। एक्लेम्शिया क्या होता है? एक्लेम्शिया जो है दोस्तों ये गर्भकालीन विषाक्तता होती है। दो प्रकार की होती है गर्भकालीन विषाक्तता, एक एक्यूट टॉक्सोमिया होती है और एक क्रोनिक टॉक्सोमिया होती है। एक्यूट में दोस्तों एक्यूट टॉक्सेमिया में जो है आती है प्री एक्लेम्सिया और एक एक्लेम्सिया आती है। एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया आती है दोस्तों। ठीक है, तीव्र विषाक्तता में। तो प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है? इसमें जो है प्रोटीनयूरिया जो है निकलता है, प्रोटीनयूरिया और एक जो है सूजन होती है। ये इसमें जो है इसके लक्षण होते हैं। और एक्लेम्सिया में क्या होता है? तो प्री एक्लेम्सिया से गंभीर स्थिति जो होती है एक्लेम्सिया होती है, इसमें जो है ऐंठन होती है और जो है बेहोशी आती है। ठीक है दोस्तों, एक्लेम्सिया में ऐंठन और बेहोशी आती है और प्री एक्लेम्सिया में प्रोटीनयूरिया और सूजन होता है। एक्लेम्शिया में जो है प्री एक्लेम्शिया के लक्षण देखे जा सकते हैं। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा एक्रीटा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है। ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा को सामान्यतः अक्सर मेडिकल या आत्म परीक्षण के दौरान जांचा जा सकता है और आमतौर पर में उपस्थित होता है। ए है ऊपरी आंतरिक चतुर्थांश, बी है निचली बाह्य चतुर्थांश, सी है निचली आंतरिक चतुर्थांश और डी है ऊपरी बाह्य चतुर्थांश। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा क्या होता है दोस्तों? ये स्तन में क्या होता है? एक गांठ होता है जिसे ट्यूमर भी कहा जा सकता है, लेकिन कैंसर इसको नहीं कहा जा सकता, ट्यूमर की तरह होता है। ब्रेस्ट फाइब्रोएडिनोमा ट्यूमर कहा जा सकता है। ये कहाँ होता है? तो ऊपरी बाहरी चतुर्थांश में होता है। 49 का डी हो जाएगा, ऊपरी बाहरी चतुर्थांश में होता है। किसके कारण हो सकता है? प्रजनन हार्मोन्स के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन परिणाम प्लेसेंटा प्रीविया के निदान पर संदेह करता है? ए है चमकीले लाल रंग का स्राव, बी है पेट का दर्द, सी है ऊपरी भाग में प्लेसेंटा, डी है संवेदनशील गर्भाशय। तो प्लेसेंटा प्रीविया के निदान पर संदेह कौन करता है दोस्तों? वो है चमकीले रंग का चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव होता है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा ए चमकीले लाल रंग का रक्तस्राव। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। और क्वेश्चन जो मैंने पूछा है ऊपर दोस्तों उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।